हाय एवरीवन, जैसे हमने रेक पार्क के अमेजिंग वर्कआउट्स करे अभी तक, जो काफ वर्कआउट था, फोर आर्म स्पेशलाइजेशन वर्कआउट था, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ओल्ड स्कूल एथलीट्स होते हैं उनके वॉल्यूम बहुत हाई हुआ करते थे। स्पेसिफिकली जैसे रेक पार्क वगैरह एथलीट्स थे, चक साइप्स थे, इवन आर्नोल्ड के जो स्कूल ऑफ ट्रेनिंग थी, जो उनके पार्टनर्स वगैरह थे, वो भी बहुत हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करते थे। ऐसा ही एक वर्कआउट है जो रेक पार्क का वर्कआउट, दैट इज अपर एंड लोअर बॉडी स्प्लिट रूटीन, अपर बॉडी प्लस लोअर बॉडी। ऑलमोस्ट 6 डेज पर वीक का रूटीन है। और रेक पार्क ने ये जो वर्कआउट था ये 1956 से 57 के बीच में इन ईयर्स में उन्होंने परफॉर्म किया था। बहुत एक्सट्रीम हाई वॉल्यूम रूटीन है। जिन लोगों को लगता है कि अपर लोअर जो है वो चैलेंजिंग नहीं है या फुल बॉडी वर्कआउट चैलेंजिंग नहीं होते, इन वर्कआउट के बाद आपको समझ में आएगा कि जब लोग एडवांस एथलीट्स की बात करते हैं कि भाई वो कैसे फुल बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं, वो क्यों अपर लोअर बॉडी कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि कितने वॉल्यूम जो था ये लोग यूज किया करते थे। ये वर्कआउट बहुत लंबे जाते थे। ऑलमोस्ट हो सकता है आपको भी 1.5-2 घंटे लगे, लेकिन कोशिश करिए उसे रिस्ट्रिक्ट करने की। ऑफकोर्स ये हाई वॉल्यूम है, तो इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1 घंटे तक वर्कआउट खत्म हो जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कंसेप्ट इज ऑलरेडी थोड़ा सा मिसलीडिंग कंसेप्ट, बिकॉज 1 घंटा इज अ वेरी गुड टाइम फॉर मोस्ट पीपल। लेकिन जब आप डेलिबरेटली एडवांस एथलीट्स की बात कर रहा हूं मैं, वो इतना हाई वॉल्यूम वर्कआउट करते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसे पावरफुल तरीके से करें वो वर्कआउट लंबा जाएगा ही जाएगा। इसलिए ऐसे वर्कआउट्स को जो है आप कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस करिए, उसके बाद शिफ्ट ऑन टू जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स हैं। इतने लंबे जो हाई वॉल्यूम वर्कआउट्स हैं, या अनटिलनेस कि आप कॉम्पिटिटिव हैं, आप इतने लंबे वर्कआउट्स नहीं कर सकते। और एक वेरिएशन भी चाहिए, एक ब्रेक भी चाहिए होता है। तो जब हम अपर लोअर बॉडी स्प्लिट की बात करते हैं, 6 डेज अ वीक ये वर्कआउट है। हमने मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, जैसा रेक पार्क ने बोला कि ऑल्टरनेट डेज पे वो जो अपर और लोअर बॉडी है उसका वर्कआउट करते थे। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को अपर बॉडी करा और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को लोअर बॉडी वर्कआउट। जब हम अपर बॉडी की बात करते हैं तो आप देखिए जो सीक्वेंस है वो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइजेस हैं उनमें आते हैं बिहाइंड द नेक बारबल प्रेस एंड डंबल लेटरल रेजेस। ये दोनों मूवमेंट्स मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन आप इसके नंबर ऑफ सेट्स और रेप्स देखिए। रेक पार्क ने बोला है कि जिसके नंबर ऑफ सेट्स मैं करता था वो था जो बिहाइंड नेक बारबल प्रेस का है, दैट इज 4 से लेकर 10 सेट, यानी एक एक्सरसाइज के ही इतने सेट्स। तो 4 से लेकर 10 सेट्स, मिनिमम 4 सेट्स, और हर एक के 5 रेपिटेशन। और रेक पार्क वाज वेरी स्ट्रांग एंड बहुत हैवी लिफ्टर थे। तो वो जो 5 रेपिटेशन का मतलब है, क्योंकि जो 5x5 वर्कआउट है वो एक्चुअली रेक पार्क ने सबसे पहले ओरिजिनेट किया था। अगर हम हाइपरट्रॉफी या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें तो जो 5x5 कंसेप्ट वो यूज किया करते थे, इसमें उन्होंने 5 रेपिटेशन जो है वो करे हैं पर सेट, 4 से लेकर 10 सेट। ये हैवी है जो 5 रेपिटेशन है। नेक्स्ट आता है डंबल लेटरल रेजेस। या सुपर सेट्स वगैरह नहीं है, ये सीक्वेंस नॉर्मल सीक्वेंस है। उसमें भी अगेन 5 सेट मिनिमम है और 10 सेट तक, और साथ में है 10 रेपिटेशंस ईच। मैक्सिमम लोग सिर्फ ये 2 वर्कआउट करके ही अगर वो 10 सेट्स मार लें वो खत्म हो जाएंगे उनकी हालत। इवन कॉम्पिटिटिव गाइस की बात कर रहा हूं। आप ये सोच के देखिए कि ड्रग फ्री एथलीट्स जमाने में कितने पावरफुल होते थे। नेक्स्ट आता है बेंच प्रेस। बेंच प्रेस जैसे बाकी वर्कआउट की तरह था, वो बहुत हैवी करते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 रेपिटेशन दी है। ये 2 रेपिटेशन यानी ऑलमोस्ट 2 to 3 रेप मैक्स का जो वेट है वो उन्होंने लिफ्ट करा है। आप भी कोशिश करिए इसी रेप रेंज में जाने की, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि मैं वर्कआउट को ज्यादा छेड़ू मत। थोड़ी बहुत मूवमेंट्स इधर उधर मैंने करी हैं ताकि वो क्लियरली समझ में आ जाए, किसी और नाम से हो सकती है पुराने जमाने में, लेकिन मैंने कोशिश करी है सेट और रेप रेंज है वो वैसा का वैसा आपके सामने दूं। ऑफ कोर्स हम इसमें वेरिएशन दे सकते हैं, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो बेंच प्रेस यानी जो चेस्ट के लिए उन्होंने ली है, अब आप बारबल या डंबल कोई भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 2 रेप्स है तो मैक्सिमम केसेस जो है इट विल बी बारबल बेंच प्रेस। क्योंकि मैक्सिमम डंबल्स इतने हैवी नहीं होते लोगों के पास, कईयों के जिम्स में। तो बारबल में अगर आप 2 to 3 रेप कर रहे हैं, 5 से 10 सेट अगेन, यानी मिनिमम 5 सेट और मैक्सिमम 10 सेट। नेक्स्ट आता है आपके आर्म्स के लिए और ट्राइसेप, यानी पूरा ट्राइसेप बाइसेप के लिए। इसको अब लास्ट में करिए, पहले हम बैक का देखते हैं उन्होंने क्या दिया है। बैक के लिए उन्होंने सबसे पहले दिए हैं पुलअप्स। उस टाइम पे जो पुलअप्स वगैरह मूवमेंट्स थी ये उनका ब्रेड एंड बटर हुआ करता था सारे ओल्ड स्कूल एथलीट्स का। लैग पुल डाउन वगैरह भी बहुत होती थी, लेकिन वो सेकेंडरी एक्सरसाइज मानी जाती थी। प्राइमरी माना जाता था स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज वो है पुलअप्स। अब जो इन्होंने दिए हैं पुलअप्स के 5 से लेकर 8 सेट, यानी मिनिमम 5 सेट मैक्सिमम 8 सेट। लेकिन जो रेपिटेशन दिए हैं वो दिए हैं 3 रेपिटेशन सिर्फ। ये 3 रेपिटेशन इसलिए दिए हैं क्योंकि इन मैक्सिमम केसेस जो पुलअप्स उन्होंने बताए हैं वो बताए हैं वेटेड पुलअप, यानी आप या तो आपका बेल्ट हो जिसमें प्लेट डालें या आप डंबल पैरों में होल्ड करें। इट यूज्ड टू बी अ वेटेड पुलअप। नेक्स्ट आता है चिन्स बिहाइंड नेक। ऑफ कोर्स बिहाइंड नेक जो आप पुलअप करते हैं इसका कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, कोई इंजरी का इशू नहीं है, टेंशन मत लीजिए। मसल एक्टिवेशन पुलअप जितनी है, लेकिन बिकॉज रेक पार्क ने दिया है तो मैं ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं करूंगा। मैं आपको वही बता रहा हूं
ठीक है, आप चिन्स बिहाइंड नेक कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते पुलअप्स की जगह तो आप नॉर्मल चिनअप्स भी कर सकते हैं। 5 से 8 सेट्स अगेन, यानी मिनिमम 5 सेट, मैक्सिमम 8 सेट और 5 से 8 रेप। इसमें भी उन्होंने लिखा हुआ था कि ये वेटेड है। अगर आप वेटेड नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप टेम्पो यानी टाइम अंडर टेंशन या स्पीड कंट्रोल करें। नेक्स्ट जो वर्कआउट है लास्ट आपने करना है अपर बॉडी में, वो आर्म्स करनी है। अब ये सोच के देखिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को इतना वॉल्यूम कैसे करेंगे, जबकि उनके मैक्सिमम जो वॉल्यूम वर्कआउट्स थे, अभी हम जो वीआर स्ट्रॉन्ग में भी डिस्कस करेगा, वो ऐसे ही थे। आर्म्स में आता है बारबल कर्ल, इंक्लाइन डंबल कर्ल, ये बाइसेप्स के लिए, और ट्राइसेप्स के लिए फ्रेंच प्रेस। जो बारबल कर्ल है इजी बार है, स्ट्रेट बार किसी से भी कर सकते हैं, उसके 5 सेट या 5 से 8 रेप। इंक्लाइन डंबल कर्ल 5 सेट 5 से 8 रेप, और फ्रेंच प्रेस स्पेशली अगर आप डंबल या बारबल किसी से भी कर रहे हैं तो 5 सेट 5 से 8 रेप, यानी ये हेवी मूवमेंट्स हैं सारी, तभी इतनी लो नंबर ऑफ रेपिटेशंस रैक पाक की हैं। ये सारी की सारी जो मूवमेंट्स हैं इनको हम अभी हम परफॉर्म करेंगे, आपको दिखाऊंगा सारी इंडिविजुअल मूवमेंट्स कैसे करनी है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये बहुत एडवांस एथलीट्स के लिए वर्कआउट होगा, तो उनके लिए तो इट विल बी अ वेरी गुड वर्कआउट। जो इंटरमीडिएट एथलीट्स हैं या जो अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं, जिम फ्रीक्स हैं, लेकिन एक चैलेंजिंग वर्कआउट चाहते हैं, वो ये वर्कआउट पूरा कर सकते हैं अपर बॉडी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसको फिर जो वॉल्यूम है उसे कम करने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल जो नंबर ऑफ सेट्स हैं, अभी 4 से 10 सेट जो मैक्सिमम लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिए कि सबसे पहले सारी एक्सरसाइजेस के जो सेट्स हैं उनको 3 से ऊपर मत करिए। ये एक चैलेंज होगा आपके लिए, 3 पहले सेट्स कंप्लीट करना है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ओवरऑल। और रेपिटेशन रेंज है जो आप वो सेम रख सकते हैं, थोड़ी सी अराउंड 8 रेप्स करिए, क्योंकि आप इतने हैवी वेट अगर आप करेंगे जिसमें आप 5-5 रेप्स मार रहे हैं, 5x5 टाइप वर्कआउट कर रहे हैं, तो 5x5 इतना बड़ा आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए स्टार्ट विद ओनली 3 सेट्स सारी एक्सरसाइजेस के लिए, और अराउंड मिनिमम 8 रेप्स सारी की सारी एक्सरसाइजेस के लिए। अगर आपको वो भी ज्यादा लग रहा है, इनिशियली आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो 2-2 सेट करके देखिए। दैट इज हाउ यू स्टार्ट, एंड धीरे धीरे फिर प्रोग्रेस करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे यानी ऑल्टरनेट डेज में लोअर बॉडी वर्कआउट। अब आप इनका लोअर बॉडी वर्कआउट देखिए, कोई फैंसी वर्कआउट नहीं, कोई नौटंकी वगैरह नहीं, बेसिक हार्डकोर हाई वॉल्यूम वर्कआउट। क्या है, अब उस टाइम पे ज्यादा लेग कर्ल वगैरह जो थी वो ऑब्वियसली थी, बट वो इतना प्रेफर नहीं करते थे। अगर इसमें नहीं ऐड करी है तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम स्क्वाट्स में आपकी हैमस्ट्रिंग एक्टिवेशन ठीक होगी। तो मैं इस वर्कआउट में ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूं। उन्होंने प्राइमरली जो है लेग्स में स्क्वाट्स दिए हैं। पहला है नॉर्मल स्क्वाट्स यानी बारबल स्क्वाट्स है, विच इज 5x5 यानी 5 सेट्स 5 रेप्स। हैक स्क्वाट आता है अगेन 5x5, 5 सेट्स 5 रेप्स, यानी ऑलमोस्ट 10 सेट होगा दोनों स्क्वाट्स के और 5 रेप्स, यानी इट्स अ वेरी गुड वॉल्यूम हाई, वेरी टफ वर्कआउट। अब ये सोच के देखिए कि अगर इन दोनों को लेट्स से मैं जर्मन वॉल्यूम की तरह कंसीडर करूं, जिसमें ऑलमोस्ट 10 सेट हो गए, यानी 5 रेपिटेशन हैवी, और ये हफ्ते में 3 बार है। अब आप सोच के देखिए आपको कितनी डाइट चाहिए होगी वर्कआउट कंप्लीट करने के लिए, अगर एक हफ्ता भी ये वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट आता है काफ रेजेस, सीटेड या स्टैंडिंग, आप कोई भी कर सकते हैं, मैं प्रेफर करूंगा स्टैंडिंग ऑफ कोर्स। एंड डोंकी काफ रेजेस उसके बाद है, दोनों के हैं 5 सेट 25 रेपिटेशन ईच, इतना हाई वॉल्यूम काफ के लिए। अब आप ये पूरा जो वर्कआउट है इसे दोबारा देखिए। लोअर बॉडी में भी मैंने जिस तरह बाकी वर्कआउट्स के लिए बताया है कि जो लोग इंटरमीडिएट्स हैं वो सेम वर्कआउट करें, लेकिन पहले उसका वॉल्यूम कम करें। वॉल्यूम कैसे कम करेंगे, 5 सेट की जगह पहले 3 ही सेट करें, हैक स्क्वाट और स्क्वाट के। और जो रेपिटेशन है वो अराउंड 8 रेपिटेशन टू 10 रेपिटेशन करें। वो 5 इतना हैवी अगर करेंगे तो पूरा नहीं कर पाएंगे। धीरे 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 नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाएं और हैवी वेट करें, और फिर 5x5 ट्राई करें। नेक्स्ट आता है काफ रेजेस, विच इज दोनों 5x25। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो रेपिटेशन है वो हम ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, हम 25 ही रखेंगे, थोड़ा हाई वॉल्यूम करते हैं काफ का, लेकिन नंबर ऑफ सेट्स कम कर दीजिए। कोशिश करिए कि स्टैंडिंग काफ के सिर्फ 2 सेट्स करिए और डोंकी के भी सिर्फ 2 सेट्स करिए, इतना ही करना है। अगर इतना आप कर पा रहे हैं वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी सी अगर आपको कोई और काफ मशीन है वो भी आप कर सकते हैं, सेम चीजें, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, रेपिटेशन जो है वो मैं कम करने के लिए नहीं बोलूंगा, कोशिश करिए 25 रेपिटेशन आप पूरी करें, लेकिन नंबर ऑफ जो सेट्स हैं वो 2 करें, धीरे धीरे 3 बढ़ाएं, 4 बढ़ाएं, फिर 5 पर आए। तो ये था रैक पा का अपर लोअर बॉडी स्प्लिट, और मैंने आपको बताया किस तरह इतने हाई वॉल्यूम वर्कआउट को आप जो है इंटरमीडिएट अगर आप हैं और आप नॉर्मल जिम फ्रीक हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो आप उसे कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है वो ये आता है कि इवन इफ यू आर एन एडवांस एथलीट, अगर आप एक हफ्ते के लिए वर्कआउट कर भी रहे हैं उसके बाद यू नीड सम ब्रेक,
6 दिन का इतना हाई वॉल्यूम वर्कआउट विल ऑलमोस्ट पुट यू इनटू ओवर रीचिंग, यानी आप ऑलमोस्ट ओवर रीचिंग स्टेज में हैं। अगर आप इतना हाई वॉल्यूम वर्कआउट कर रहे हैं फॉर 6 डेज, इट इज अ बिग चैलेंज। इवन इंटरमीडिएट्स के लिए भी इसको लो वॉल्यूम करके भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा। इसलिए सी आपकी लिमिट्स क्या है, लेकिन एम ये रहेगा कि मैक्सिमम पुश करना है, हमने अपने आप को अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना है। तो ये वर्कआउट इज एज इट इज, और मैंने आपको बताया किस तरह इसको थोड़ा सा कम वॉल्यूम करके आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। एंड गिव इट अ ट्राई, लेट्स सी आप अपने को कितना पुश कर सकते हैं, कितना जा सकते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप किसी स्टूपिड सी डाइट पैटर्न पे हैं, कीटो एंड ऑल दैट स्टूपिड डाइट्स, यू कैन नॉट डू दिस वर्कआउट, ये आपके लिए नहीं। दिस इज ओनली फॉर गाइज हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग स्ट्रॉन्गर, गेटिंग फिटर। अगर आपको कोई स्टूपिड सी डाइट पैटर्न पे आप चल रहे हैं जिसमें लो कैलोरी डाइट पे जा रहे हैं, ये वर्कआउट आप सोच भी नहीं सकते। और ना कभी ह्यूमन हिस्ट्री में किसी ने ऐसी हरकतें करी हैं कि लो कैलोरी डाइट पे जाके वो एक्सरसाइज करता था। रेक पार्क एंड ऑल द एथलीट्स लाइक चक साइप्स वगैरह, दे वर ऑन वेरी गुड डाइट, वेरी गुड डाइट। दे यूज्ड टू ईट गुड, दे यूज्ड टू लिफ्ट हैवी। और सेम चीज इंडियन एथलीट्स में या रेसलर्स में भी सेम हुआ करती थी। तो अगर आप किसी डाइटिंग पे हैं, आप कैलोरी कंटेंट बहुत लो ले रहे हैं, यू कैन नॉट परफॉर्म दिस वर्कआउट। कर भी पाएंगे तो यू विल फील वेरी वेरी नॉजिएटेड, आप हाइपोग्लाइसीमिया से सफर कर सकते हैं, यू मे प्यूक इन दैट वर्कआउट, आपसे कंप्लीट ही नहीं होगा। So you have to literally increase your calorie intake and food intake. Calorie counting की जरूरत नहीं है, food intake a lot of good quality protein, lot of good quality carbohydrates to complete this workout, and recovery के लिए वो इतना खाना जरूरी है। कोशिश करिए वर्कआउट करने की, और अब हम इन सारी की सारी मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। आपको दिखाता हूं कि ये सारी मूवमेंट्स अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप कैसे करेंगे। सो गाइस, अब हम परफॉर्म कर रहे हैं रेक पार्क का अपर एंड लोअर बॉडी स्प्लिट। बहुत इन डिमांड वर्कआउट है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इन ओल्ड स्कूल वर्कआउट्स के बारे में नहीं पता है। काफी वॉल्यूमिनस और टफ वर्कआउट है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया कि किस तरह इसको बिगिनर्स इंटरमीडिएट्स भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इस पूरे के पूरे वीडियो में सारी मूवमेंट्स एक साथ दिखाऊंगा, लेकिन हम स्प्लिट कर लेंगे अपर बॉडी मूवमेंट्स और लोअर बॉडी मूवमेंट्स को। उसके बाद अब इन्हें परफॉर्म कर सकते हैं सेपरेट डेज पे, जैसे वर्कआउट में डिस्क्राइब करा गया है। जो पहली मूवमेंट है रेक पार्क की, और इनफैक्ट ओल्ड स्कूल एथलीट्स की सबसे फेवरेट मूवमेंट्स में से, जिसके ऊपर मैंने एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट और सेपरेट वीडियो बनाया, एक ई बुक भी लिखी है, वो है बिहाइंड द नेक प्रेस। जो बिहाइंड द नेक प्रेस मूवमेंट है, ये काफी लोग इसको कॉन्ट्रडिक्टरी मानते हैं, लेकिन मैंने उसमें बड़ा क्लियरली बताया है कि इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। अगर आपकी कोई शोल्डर इंजरी इशू आ रहा है और आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस पर्टिकुलर मूवमेंट यानी बिहाइंड द नेक प्रेस की जगह पे आप मिलिट्री प्रेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपको मूवमेंट दिखा रहा हूं कैसे करनी है। सो मैंने थोड़ी सी वाइड ग्रिप ली व्हेन आई एम डूइंग द बिहाइंड द नेक प्रेस। ओके, आप इसे बैठ के करना चाहते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। मैं इसको खड़े होकर प्रेफर करता हूं थोड़ा सा। नाउ व्हेन आई डू दिस, इफ यू सी द मूवमेंट, आपको नीचे उतना ही लेके जाना जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जितना आपका शोल्डर अलाउ करता है, लेकिन आइडियली इट कैन गो एज डाउन एज पॉसिबल। सो it's almost next to my traps and press। अगर आपके शोल्डर में पेन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सिर्फ यहां तक लेके लाइए ताकि जो आपका आर्म्स है वो परपेंडिकुलर रहे। अगेन प्रेस, स्लो डाउन बिहाइंड द नेक। ओके, जितना नीचे ला सकते हैं लेकर आइए, अगर प्रॉब्लम है तो ऊपर रखिए, एंड प्रेस अप एंड डाउन। इस मूवमेंट में एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि हाथ एक्स्ट्रा वाइड नहीं होंगे, ना ज्यादा नैरो होंगे, इट विल बी जनरली परपेंडिकुलर। एंड अपने शोल्डर के हिसाब से देखिए कि आपकी डेप्थ कहां तक जा रही है। कई लोगों की शोल्डर मोबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो नीचे लेके जा सके, उस केस में सिर्फ इसे परपेंडिकुलर रखिए। अगर ले जा सकते हैं, यू कैन टेक इट डाउन ऑल्सो। रेक पार्क ने इसकी जो रेपिटेशन रेंज दी है वो है 5 रेप्स, यानी वो इस पर्टिकुलर वर्कआउट को बहुत हैवी करा करते थे। इनफैक्ट मैक्सिमम ओल्ड स्कूल एथलीट्स कि ये फेवरेट एक्सरसाइज थी और वो इसको बहुत हैवी करा करते थे। तो अगर आप एडवांस एथलीट हैं, बिल्कुल हैवी कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट या बिगिनर हैं, तो वेट पे फोकस करिए। ऑफ कोर्स यू हैव टू लिफ्ट हैवी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और रेपिटेशन जो है वो आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, अराउंड 8 to 10 भी कर सकते हैं बिगिनर इंटरमीडिएट। और वेट जो है प्रोग्रेसिवली आपने हैवी लेना है, 5 से 10 सेट करने हैं। जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ सेट्स जो होंगे वो बिगिनर इंटरमीडिएट के लिए थोड़े से कम होंगे, ताकि मैं वर्कआउट स्प्लिट को पूरा कर पाए। अब हम सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे, जो है डंबल लेटरल रेजेस। सो गाइस, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है डंबल लेटरल रेजेस, जिसके रेक पार्क में बोला है 5 से आपको 10 सेट करने हैं, 10 रेपिटेशंस ईच। नंबर ऑफ रेपिटेशन 10 हैं, 5 से 10 सेट, डिपेंडिंग कि आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट या एडवांस हैं। अगर आप बिगिनर इंटरमीडिएट हैं तो आप 5 से कम सेट भी कर सकते हैं, ताकि पहले आप इस पूरे वर्कआउट को कंप्लीट कर पाए।
लेटरल रेजेस की मूवमेंट में बहुत कंफ्यूजन है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक जनरल मूवमेंट मैं आपको दिखा देता हूं। लेटरल रेज जब हम डंबल से करते हैं तो कई लोग गलतियां क्या करते हैं, एक तो वो ये, दिस इज नॉट लेटरल रेज, आपका डंबल फ्रंट पे नहीं आएगा, ओके। सेकंड, दिस इज नॉट लेटरल रेज। लेटरल रेज का फोकस जो रहता है वो एल्बो पे रहता है, डंबल पे नहीं, हैंड पे नहीं, रिस्ट पे नहीं। तो जब आप ऊपर लेके जाएंगे, आपको मैं साइड से दिखा रहा हूं, ये देखिए आपका जो डंबल है वो हल्का सा पीछे की तरफ रहे। आप देखिए जो मेरा एल्बो है उस पे फोकस करना है मैंने, सी एंड डाउन। अब मैं आपको इसको फ्रंट से दिखाता हूं, ये देखिए स्लो, होल्ड एंड डाउन, अगेन एल्बो डाउन। दिस इज डंबल लेटरल रेजेस। आइडियली जब आप डंबल लेटरल रेज प्रॉपर करेंगे, यानी आप प्रॉपर साइड पे लेके जाएंगे लेटरल फॉर्म में, तो आपका जो प्रेशर आएगा वो लेटरल हेड के साथ साथ थोड़ा सा आपका ट्रैप्स पे और अपर बैक पे आएगा एज फॉर्म फॉर कंट्रैक्शन, वो फील करके देखिए, ओके। ये था डंबल लेटरल रेजेस, जो थी सेकंड एक्सरसाइज। सो गाइस, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपर बॉडी में वो है चेस्ट, जिसमें जो रेप रेंज है वो है 2 रेप्स, यानी बहुत ही हैवी मूवमेंट वो कर रहे हैं रेप पाक। 5 से 10 सेट उसमें लिखा है, 2 रेप मैक्स। ये बहुत हैवी होता है, ये सिर्फ एडवांस एथलीट्स के लिए है। बाकियों के लिए जैसे मैंने आपको बताया, एक बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था कि नंबर ऑफ रेपिटेशन आप बढ़ाइए और सेट्स को भी आप थोड़ा सा कम रखिए। अब हम बेंच प्रेस करने जा रहे हैं। बेंच प्रेस जो है वो नॉर्मल बारबल फ्लैट बेंच प्रेस है। आपको वेरिएशन देनी है, आप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका मन कर रहा है मैं इंक्लाइन करूं, डिक्लाइन, थोड़ा बहुत वेरिएशन के लिए, यू कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है चेस्ट एक्टिवेशन पे, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। बेंच प्रेस की जो बायोमैकेनिक्स है, ये वीडियो उसके ऊपर नहीं है, वो एक अलग से वीडियो आएगा। लेकिन मैंने कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं, सडनली अकर होनी शुरू हुई है पिछले कुछ 1-2 सालों में, जब कुछ लोगों ने आपको कुछ बताना शुरू किया है कि बैक में जो कर्व है वो एक आपको कर्व बनाना पड़ता है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, लोगों ने इस कर्व को ऐसा कर लिया है कि लोगों के हिप जो है वो उठने लग गए। मैं आपको साइड से दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। सो मैंने एक नॉर्मल बेंच प्रेस लिया है और मैंने चेस्ट अप करी। जो मेरा फुट पोजीशन है, अगर आप देखें, ये फुट पोजीशन मेरा पीछे की तरफ रहेगा। जब ये पीछे आएगा, ऑटोमेटिकली मेरे बैक में एक कर्व आएगा, चेस्ट अप। ऑलराइट, दिस इज द पोजीशन। अब इसमें कई लोग क्या करते हैं, इतना आर्टिफिशियल कर्व ले आते हैं कि वो ऐसे हो जाते हैं। ये कोई बेंच प्रेस नहीं है। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिस इज नो बेंच प्रेस। अगर आप किसी एडवांस पावर लिफ्टर को ये मूवमेंट करते हुए देख रहे हैं, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि वो कॉम्पिटिटिव गाय है एट अ वेरी एडवांस लेवल, जिसने सालों के बाद, डिकेड्स के बाद कुछ मूवमेंट सेट कर ली। ऐसे आपको कुछ बॉडी बिल्डर्स भी मिलेंगे जिनकी मूवमेंट बड़ी वियर्ड होती, लेकिन ऐसे आप बेसिक्स नहीं सीखते। सो प्लीज किसी को देख के कॉपी मत करिए और किसी को ब्लाइंड फॉलो मत करिए कि किसी ने बोला है कि मेरे गुरुजी ने कि ऐसे हिप उठाकर, ऐसे कोई भी लिफ्टिंग नहीं होती है। बेंच प्रेस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, दैट इज योर अपर बैक, योर हिप्स एंड योर फुट, जो नीचे आपके जमीन पे प्रॉपर प्लेस्ड होंगे। ऑलराइट, अब हम बेंच प्रेस करने जा रहे हैं। अगेन जैसे मैंने बताया, डोंट वरी अबाउट परफेक्ट मूवमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्रैम्प्स आ जाते हैं कई लोगों को मूवमेंट लेते हुए, क्योंकि हिप मोबिलिटी नहीं है या पहले मूवमेंट्स नहीं करी, टेंशन मत लीजिए, ओके। बी कंफर्टेबल। थोड़ा सा जैसे मैंने बताया, दोबारा मूवमेंट दिखा रहा हूं, एंड आई लाई डाउन, मैंने चेस्ट अप करा, ओके। ये जो एंड्स हैं, मैं अपनी फिंगर यहां पे रख रहा हूं, ये देखिए ये 2 एंड्स हैं, आई एम कीपिंग माय फिंगर दिस। मैं वाइड नहीं ले रहा हूं, मैं बहुत नैरो नहीं जा रहा, टू कीप इट राइट इन टर्म्स ऑफ विड्थ, चेस्ट अप, बैक अंदर, और अब मैं इसको स्ट्रेट उठा रहा हूं, ऑलराइट, एंड आई गो डाउन जस्ट शॉर्ट ऑफ टचिंग, एंड यू कैन टच आल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेस्ट नहीं करना है यहां, एंड एक्सप्लोड अप। चेस्ट से पुश करना है, चेस्ट से पुश करना है, शोल्डर से पुश नहीं करना है, यानी गो स्लो। अब यहां पर आपको ये नहीं करना है, डोंट डू दिस, चेस्ट अप रहेगी, ओके। अगेन आई गो डाउन, जो मेरा निपल्स है वहां तक, एंड स्ट्रेट अप। सो ये थी आपकी बेंच प्रेस मूवमेंट। जैसे मैंने बताया, जो एडवांस है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं सिर्फ मूवमेंट दिखा रहा था, आप हैवी लीजिए और 2 रेप या 4 रेप मैक्स करने की कोशिश करिए, जिस तरह रेक पाक में दिया है। जो बिगनर्स और इंटरमीडिएट्स हैं उनके लिए मैंने बताया है, अमाउंट ऑफ रेपिटेशन ज्यादा कर सकते हैं, और वो लोग जो है मैंने जैसे बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था कि उनका एम होना चाहिए पहले इस पूरे वर्कआउट को कंप्लीट करना, राइट। अगेन अमाउंट ऑफ रेस्ट कोई मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप 2 रेप मैक्स टाइप कर रहे हैं, कम से कम 2 से 3 मिनट का रेस्ट बीच में होगा।
अगर आप प्रॉपरली 2 to 3 रेप मैक्स मार रहे हैं। अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं तो 1 to 2 मिनट्स का रेस्ट डिपेंडिंग ऑन आपकी इंटेंसिटी क्या है आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सो गाइस, अब हम जो मूवमेंट करने वाले हैं अगली, वो है बैक के लिए पुलअप्स। अगेन मैं बताना चाहूंगा, जो सेट और रेप्स दिए हैं पुलअप्स के, अगर आप एडवांस एथलीट और पुलअप कर पा रहे हैं हैवी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बिगिनर इंटरमीडिएट हैं, पुलअप्स इंटरमीडिएट्स कर पाएंगे, शायद बिगिनर्स ना कर पाए, नहीं कर पाते हैं तो उनके इसमें लैट पुल डाउन आ जाता है, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। लेकिन जब हम पुलअप की बात करते हैं तो आप पहले मूवमेंट देखिए, क्योंकि पुलअप भी आजकल लोग किसी भी तरह से पुलअप कर रहे होते हैं। एक होता है पुलअप और एक होता है जस्ट पुल योरसेल्फ अप। ये नहीं, पुलअप इज अ वेरी वेरी पावरफुल मूवमेंट। जिस तरह आपको दिखा रहा हूं, अगर ये टेम्पो मेंटेन करते हैं तो जो पुलअप आप बड़ी आराम से करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी इंटेंसिटी लिटरली डबल हो जाएगी। पुलअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, या चिन अप में या पुलअप में, आपकी जो चिन है दैट शुड गो ओवर द बार, नंबर 1। सेकेंड, जो आपका टेम्पो है, ऊपर एक्सप्लोड करेंगे, फास्ट अप एंड स्लो डाउन, फास्ट अप एंड स्लो डाउन। ओके, स्विंग नहीं होगा, मोमेंटम को कंट्रोल करिए। अगर आपके साथ कोई हेल्पर वगैरह है, कोई पार्टनर है, उसकी आप हेल्प भी ले सकते हैं ताकि आप रेपिटेशंस पूरी कर पाए। मैं आपको दिखा रहा हूं 1 to 2 रेप्स कैसे करने हैं। सो मैं पुलअप्स कर रहा हूं जिसमें मेरी ओवरहैंड ग्रिप रहेगा, ठीक है। बहुत एक्स्ट्रा वाइड लेने की जरूरत नहीं है, हल्का सा वाइड रहेगा, सो दैट आई कैन डू द प्रॉपर मूवमेंट। एंड पैरों को अगर फोल्ड करना करिए, अप डाउन, इसको हैंग नहीं करना है। अगेन, पुलअप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग इसको छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट टू बी डन। आपकी आर्म्स में, मसल में हमेशा टेंशन रहेगी। ऑलराइट, अगेन आई शो यू द मूवमेंट। सी, मैंने हैंग किया एंड फास्ट अप, स्लो डाउन। सो ये मूवमेंट है आपका पुलअप मूवमेंट। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है बैक की, वो है बिहाइंड द नेक पुलअप्स जो होते हैं, चिन-अप्स। उस टाइम पे ये एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा चलती थी, आज भी लोग करते हैं। लेकिन अगर आप इसकी रिसर्च पढ़ें, मैंने पहले भी बताया था रिसर्च में कि फ्रंट और बैक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कई लोगों को लगता है इससे इंजरी चांसेस बढ़ जाते हैं बैक करने से, ऐसा भी नहीं है। इंजरी चांसेस का फर्क ज्यादा नहीं आता है अंटिल इसका आपको कोई प्री इंजरी प्रॉब्लम हो, कोई शोल्डर इश्यू। बैक जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे आप पुल डाउन कर रहे हैं, पुल अप कर रहे हैं, मसल एक्टिवेशन फ्रंट से कम होती है। अगर आप बैक पुल अप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आफ्टर फिनिश ऑफ पुल अप डू चिन अप्स। अब रेक पार्क ने एडवांस एथलीट्स के लिए बोला है कि वेटेड चिन अप्स करने हैं। तो आप सोच के देखिए, पहले इतना सारे पुल अप्स, फिर उसके बाद चिन अप्स, वो भी वेटेड। इसलिए एडवांस एथलीट्स के लिए बहुत टफ है। लेकिन बिगिनर इंटरमीडिएट जो हैं, बिगिनर्स लैट पुल डाउन करें, ओके। और जो इंटरमीडिएट एथलीट्स हैं वो इसमें चिन अप करें नॉर्मल। मैं आपको नॉर्मल चिन अप दिखाता हूं कैसे करना है। सो नॉर्मल चिन अप में रिवर्स ग्रिप है, क्लोज टू योर बॉडी। ये पुल अप होता है वाइड, चिन अप इज क्लोज। अगेन, चिन अप में जो मेरा चिन है दैट विल गो ओवर द बार, ठीक है। और मैं नीचे स्लो आऊंगा, टेम्पो कंट्रोल रहेगा। अगेन एंड गो अप, स्लो डाउन। सी, पूरा हैंड ये नहीं करना है। अगेन, ओके। सो दिस इज योर चिन अप मूवमेंट। तो उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है बैक में, पहली है पुल अप और सेकंड है चिन अप। नाउ मैं यही मूवमेंट जो है लैट पुल डाउन वाली मशीन पे आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि एडवांस हो या इंटरमीडिएट हो, स्पेशली बिगिनर्स हो, किसी रीजन से पुल अप चिन अप नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ इंजरी हो रखी है, कुछ भी है, तो सेम मूवमेंट्स आप लैट पुल डाउन में बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर आप चिन-अप्स और पुल-अप्स की जगह लैट पुल डाउन मशीन पे मूवमेंट करना चाहते हैं, स्पेशली बिगिनर्स की बात कर रहा हूं, इंटरमीडिएट्स की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको मूवमेंट दिखा देता हूं। अगेन, इस पर्टिकुलर मूवमेंट की पूरी बायोमैकेनिक्स पर अलग वीडियो बनेगा, लेकिन आपको मूवमेंट दिखा रहा हूं। जब भी आप लैट पुल डाउन पे बैठते हैं, पहली मिस्टेक ये होती है कि काफी लोग जो हैं वो अपनी थाइस को लॉक नहीं करते, वो अपने नी को या लोअर थाई को लॉक करते हैं। दिस इज नॉट लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन में ये जो ब्लॉकेज होती है, इसका एम ये होता है कि आपकी हिप्स लिफ्ट ना हो जब आप हैवी करें। जब हैवी वेट लेते हैं और वो वापस वेट पुल होता है तो हिप्स लिफ्ट हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब आप यहां पर आए तो अपने जो अपर थाई है वहां से लॉक करें, इससे आपका जो ग्रिप है प्रॉपर रहेगी। अब मैं लैट पुल डाउन में पहले पुल अप यानी वाइड ग्रिप ले रहा हूं, ओके। मैं फॉल्स ग्रिप नहीं लेता हूं, नॉर्मल ग्रिप लेता हूं, टोटली अप टू यू, जैसा आप लेना चाहें। सो आई सिट डाउन, मैंने अपने अपर थाई को लॉक करा एंड कर्व इन द बैक, अपर चेस्ट पे लेकर आया एंड स्लो अप। यहां पे अगेन ये नहीं करना है, यू डोंट नॉट सपोज टू लीव,
इसको हल्का सा मोमेंटम रखिए, नीचे लेकर आइए, फास्टर, ऊपर स्लो, बैक पे स्ट्रेच मैक्स एंड पुल फास्ट, अगेन स्लो। सो ये था लैट पुल डाउन मूवमेंट जो हम वाइड ग्रिप कर रहे हैं। इसी में अगर आप रिवर्स ग्रिप करेंगे, जिसको आप चिन अप की जगह करेंगे, तो एक नॉर्मल ग्रिप लीजिए, ठीक है, रिवर्स, बहुत ज्यादा क्लोज लेने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल रखिए ग्रिप को जैसे आप चिन अप में रखते हैं। अगेन गो डाउन, लॉक योर अपर थाई, ये देखिए अगेन ये छोड़ा नहीं है मैंने, हल्का सा बेंड हमेशा रहेगा, बैक को मूव करना है, आर्म से नहीं। अगेन अपर चेस्ट, मेरी पूरी बैक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एंड स्लो अप, एक्सटेंड, फास्टर, स्लो अप, एक्सटेंड। ये मूवमेंट है आपकी लैट पुल डाउन मूवमेंट जो हम रिवर्स ग्रिप और वाइड ग्रिप से कर रहे हैं। अब हम लेते हैं अगली एक्सरसाइज जो है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। जो अगली एक्सरसाइज है वो है बारबल कर्ल। बारबल कर्ल मैं प्रेफरेबली इजी बार से प्रेफर करता हूं बिकॉज जो रिस्ट पे उसका लोड कम आता है। मैं आपको मूवमेंट करके दिखा रहा हूं, डोंट वरी अबाउट द वेट, मैं वेट नहीं ले रहा हूं, हमने न्यूट्रल ग्रिप ली है। अब बारबल कर्ल में प्लीज अंडरस्टैंड कि काफी लोगों ने बड़ी स्टूपिड सी वेरिएशंस आजकल दी हुई हैं जिनकी जरूरत नहीं होती और कोई मतलब नहीं, और मैक्सिमम लोग जैसे दिखा रहे होते हैं वो एडवांस एथलीट्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो कुछ और कर रहे होते हैं, और लड़के जो यंगस्टर्स वगैरह होते हैं वो कुछ और समझते हैं। तो फॉर ऑल द गाइज एंड द गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस वर्कआउट, जो मूवमेंट देख रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड जब आप बारबल कर्ल करते हैं योर आर्म्स विल बी नेक्स्ट टू योर बॉडी, पूरा एक्सटेंड नहीं होगा, हल्का सा बेंड, एंड देखिए अब मैं ये नहीं कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आता ये कौन सा मूवमेंट है जो आजकल लड़के करते हैं। आपकी एल्बोज आगे पीछे नहीं होंगी, ये है मूवमेंट, मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया, स्लो डाउन, अगेन आई विल शो यू फ्रॉम द फ्रंट, ये देखिए, एंड यू टेक इट फास्ट अप, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो डाउन, छोड़ना नहीं है, टेंशन रहेगी, अगेन फास्ट अप, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्लो डाउन। आप लोग जब देखते हैं किसी एडवांस बॉडी बिल्डर को तो वो आपको ये बोलता है करने के लिए, ये देखिए ऐसे, नो, वो बेसिकली फ्लेक्स करने के लिए बोल रहा है और लड़के समझते हैं एल्बो को आगे लेके जाना है। दिस इज नो मूवमेंट। एक और मूवमेंट होती है जो ड्रैग कर्ल होता है, जो विंस ग्राउंडा करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो ये मूवमेंट होती है, ये दिस इज अ वेरी डिफरेंट मूवमेंट, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो नॉर्मल कर्ल्स हैं दैट इज स्ट्रेट, एल्बो आगे पीछे नहीं, एंड स्लो डाउन, ओके। बारबल कर्ल वगैरह को हैवी कैसे करना है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो एडवांस एथलीट्स हैं वो अपने हिसाब से वेट डालें, बिगिनर इंटरमीडिएट अपने हिसाब से वेट डालें, ओके। रेपिटेशन रेट जो है मैंने आपको पहले बताई थी। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है इंक्लाइन डंबल कर्ल। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज इंक्लाइन डंबल कर्ल। अब इसमें मिस्टेक्स देखिए लोग क्या करते हैं, इस मूवमेंट को कैसे परफॉर्म करना है ये दिखाता हूं आपको। जब भी आप मूवमेंट परफॉर्म करें, कुछ गलतियां ये होती है कि प्लीज अंडरस्टैंड ये नॉर्मल डंबल कर्ल नहीं है, इंक्लाइन डंबल कर्ल इसलिए करा जाता है ताकि मैक्सिमम जो बाइसेप स्ट्रेच है वो आए। और लोग क्या करते हैं इसमें, गलती क्या करते हैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। एक तो बहुत ज्यादा डिक्लाइन जाने की जरूरत नहीं है इसमें, जस्ट कीप अ नॉर्मल इंक्लाइन समवेयर अराउंड 45 डिग्री बहुत रहेगा। आर्म्स मेरी सीधी है साइड में, देखिए। अब लोग क्या करते हैं ऐसे, दिस इज नॉट एन इंक्लाइन डंबल कर्ल। अगर आपने ऐसे ही करना है तो फिर आप नॉर्मल प्लेन पे मूवमेंट कर रहे हैं, देखिए तो नॉर्मल डंबल कर्ल हो गया। इंक्लाइन का पर्पस होता है चाहे आप सिंगल करें डबल आर्म करें, ये देखिए मेरे जो एल्बोज हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। सो यहां अगेन स्लो डाउन, एंड मेरे एल्बोज आगे नहीं आ रहे हैं, ये नहीं है। अगेन मैक्सिमम स्ट्रेच टू द एल्बोज, सॉरी बाइसेप्स, और एल्बो आगे नहीं आएंगे, यहीं पे कॉन्ट्रैक्शन, स्लो डाउन। सो गाइस ये थी बाइसेप की सेकंड एक्सरसाइज, और अब हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे जो अपर बॉडी की लास्ट एक्सरसाइज होगी, जो है डंबल फ्रेंच प्रेस, जो हम ट्राइसेप के लिए करेंगे। आप बारबल से भी कर सकते हैं, आप सिंगल आर्म भी कर सकते हैं, मैं प्रेफर हमेशा डबल आर्म करता हूं ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट जो है वो मैं लिफ्ट कर सकूं। लेकिन मैं यहां पे आपको नॉर्मल वेट के साथ दिखाऊंगा कि मूवमेंट कैसे करनी है और गड़बड़ कहां होती है। जब हम डंबल फ्रेंच प्रेस की बात करते हैं, बहुत कॉमन मूवमेंट है, लेकिन ऑफ कोर्स काफी गलतियां होती हैं, कुछ चीजें इसमें गलत फोर्स करी जाती हैं जिससे इंजरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा जब मैं इसकी बायोमैकेनिक्स पे आऊंगा। लेकिन अभी जनरल मूवमेंट में चाहे आप खुद डंबल लें, चाहे हैवी डंबल आपको पीछे से कोई पकड़ाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने ग्रिप लिया, तो यू कैन टेक दिस ग्रिप। अगर कई लोग ऐसे भी प्रेफर करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई टेक एन ओपन ग्रिप, ठीक है, एंड प्रॉपर मैंने लिया। अब
सबसे बड़ी गलती होती है कि काफी सारे ट्रेनर्स, मुझे नहीं समझ आता, आज भी आपके एल्बोज को अंदर प्रेस करते रहते हैं। डोंट डू इट। एल्बोज हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि अंदर रहें, लेकिन प्रेस नहीं होगा। हर एक की जो एनाटॉमी है वो अलग होती है, हर एक का स्केलेटल स्ट्रक्चर अलग होता है। काफी लोगों की इंजरीज हुई है और काफी लोगों को पेन हुआ है जबरदस्ती, क्योंकि ट्राइसेप एक्टिवेशन पे फर्क नहीं आता अगर आप जबरदस्ती अंदर कर रहे हैं। हैवी वेट्स में तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। गो डाउन पूरा नीचे। ओके, मेरा जो डंबल का लोअर एंड है वो मेरी बैक को टच हो रहा है, पीछे इतना नीचे है, एंड स्ट्रेट अप यूजिंग द ट्राइसेप्स। अगेन गो डाउन। एल्बो जो है वो आगे नहीं आ रहा है, पीछे की तरफ स्ट्रेच्ड है, पूरा अप। अगेन गो डाउन, टचिंग एंड अप। सो मैं डिफरेंट एंगल से दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, जो मेरा डंबल है वो ऑलमोस्ट टच हो रहा है नीचे बैक को, एंड स्ट्रेट अप। ट्राइसेप को फील करिए कि ट्राइसेप से लोअर स्लो एंड फास्ट अप। सो गाइज, ये जो मूवमेंट थी, ये सारी मूवमेंट्स हमने करी हैं अपर बॉडी वाले डेज के लिए। अब हम जाके करेंगे लोअर बॉडी वर्कआउट, जो लोअर बॉडी वाले डेज पे होगा। सो गाइज, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लोअर बॉडी वर्कआउट, लोअर बॉडी स्प्लिट, जो सेपरेट डे पे होगा। अगर आप अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस देखें तो बहुत ही लिमिटेड है जो रेक पार्क ने करी, और ओल्ड स्कूल एथलीट्स लिमिटेड एक्सरसाइज करते थे, बेसिक्स पे फोकस करते थे। लेकिन वो एक एक मूवमेंट इतना पावरफुल और टफ होता था कि जब तक वर्कआउट खत्म होता था इट वाज फिनोमिनली इफेक्टिव। अब क्या होता है, लोग वेरिएशन बहुत ज्यादा देते रहते हैं और वर्कआउट की इंटेंसिटी पे फोकस नहीं करते हैं। जो दो एक्सरसाइजेस, सिर्फ दो एक्सरसाइज थाइस की करी है, उन्होंने हैमस्ट्रिंग की भी कोई डिफरेंट एक्सरसाइज नहीं दी। वो है प्रॉपर डीप स्क्वाट और हैक स्क्वाट्स, और दोनों डीप हैवी हैं। 5x5 जो रेक पार्क का खुद का प्रोग्राम था, 5x5 जो फर्स्ट टाइम जब आया था, तो 5x5 रूटीन जो रेक पार्क ने किया, वो इन दोनों मूवमेंट्स को उन्होंने इतना हैवी लिया कि 5x5 वर्कआउट किया है। अब आप जब 5x5 वर्कआउट इन दो मूवमेंट से कर लेंगे, ऑलमोस्ट यानी 10 सेट्स हो गए और 5 रेपिटेशन, यानी बहुत हैवी वर्कआउट, तो आप सोच के देखिए आपकी लेग्स की क्या कंडीशन है। तो ये जो टफ वर्कआउट्स होते थे वो 1-2 बार नहीं, 3-3 बार हफ्ते में किया करते थे, तभी वॉल्यूम इतना हाई था और वेरिएशन इतनी लिमिटेड थी। सिर्फ 2 एक्सरसाइज, लेकिन टॉर्चरस। अब हम जो पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो कन्वेंशनल स्क्वाट है। मैं स्क्वाट्स की अगेन अलग से वीडियो में बताऊंगा स्क्वाट्स को कैसे करना है, क्या गलतियां होती हैं, लेकिन जो स्क्वाट्स के बेसिक बायोमैकेनिक्स है वो समझिए। मेरे पास एक नॉर्मल स्क्वाट रैक है, या आपसे पावर केज कह सकते हैं। कैसे अप्रोच करना है बारबल को मैं आपको दिखाता हूं। लोग गलती क्या करते हैं, जब भी वो बारबल के पास जाते हैं तो सबसे पहले तो उनका बारबल या तो बहुत नीचे होता है या बहुत ऊपर होता है। जी नहीं, आपका बारबल जो होगा वो आपकी शोल्डर हाइट पे होगा, थोड़ा सा नीचे होगा शोल्डर से। ओके, ये इसलिए होता है कि जब आप हेवी लिफ्ट करते हैं, अगर आप फॉल करते हैं तो बारबल आगे आराम से फॉल हो पाए, स्टैंड में आ पाए। अगेन, अब मैं बारबल के नीचे जा रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग अंडर द बार। सी, दैट्स इट। कोई जबरदस्ती की मूवमेंट्स नहीं है। वाइड ग्रिप पावर लिफ्टर्स लेते हैं जब लो बार स्टैंस होता है। मैं लो बार स्टैंस में वर्कआउट नहीं करता हूं, आई डू अ हाई बार स्टैंस, जिसमें अगर आपकी ग्रिप पास रहेगी तो उतनी ग्रिप बेटर रहेगी बारबल की आपके शोल्डर के ऊपर, यानी बैक के ऊपर। अब मैंने लिफ्ट किया। अब प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप बारबल लिफ्ट कर लेते हैं, इसको लेके घूमिए मत। काफी लोग इसको लेके चलते रहते हैं, नहीं। जैसे ही आपने उठाया, आई गो डाउन, आई लिफ्ट एंड सिर्फ एक स्टेप, फिनिश, दैट्स इट। शोल्डर पे जितनी मैंने खोली हुई है स्टैंस अपना, और जो मेरे टोज हैं वो 30 डिग्रीज अपार्ट हैं, थोड़े से वाइड हैं। अब इसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं नॉर्मल स्क्वाट। डीप जाना है, स्क्वाट का एम है डीप। दिस इज नॉट अ स्क्वाट, प्लीज अंडरस्टैंड, ये स्क्वाट नहीं है। ये स्क्वाट तब है अगर आप बहुत हैवी जा रहे हैं, अदरवाइज स्क्वाट इज ऑलवेज बिलो पैरेलल। मैं आपको फुल स्क्वाट नहीं कह रहा हूं, डीप स्क्वाट कह रहा हूं। सो दिस इज अ स्क्वाट एंड अप, दिस इज अ स्क्वाट एंड अप। कंट्रोल मूवमेंट रखिए, काफी लोग ड्रॉप करते हैं, ये नहीं करना है। स्लो कंट्रोल एंड एक्सप्लोड अप। सो गाइस, ये था बेसिक स्क्वाट मूवमेंट। जो बिगिनर्स हैं वो खाली बारबेल के साथ कर सकते हैं। अगर उतना भी नहीं हो रहा है तो जैसे मैंने बताया था, गॉबलेट्स ले सकते हैं, फ्री स्क्वाट्स कर सकते हैं विदाउट वेट्स। धीरे 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 वो छोटे बार से, उसके बाद बड़े बार पे, फिर प्लेट्स ऐड करके कर सकते हैं। इंटरमीडिएट्स के लिए जैसे मैंने सेट्स और रेप्स बताए थे, आप वैसे करिए। एडवांस के लिए कोशिश करिए 5x5 जिस तरह रेक पार्क ने प्रॉपर बताया है, आप वैसे परफॉर्म करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आती है वो आती है हैक स्क्वाट। सो गाइस, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज आपकी लेग्स के लिए, वो है हैक स्क्वाट। अब हैक स्क्वाट पे मल्टीपल मशीन्स अवेलेबल हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
जो यहाँ पे मेरी मशीन है वो डिफरेंट है, जो मेरे दूसरे जिम में है वो रिवर्स हैक स्क्वाट वाली है, वो भी बहुत इफेक्टिव है। मैं आपको ये वाले मूवमेंट दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली मूवमेंट करनी कैसे है। एम वही रहेगा कि हैक स्क्वाट में नॉर्मल स्क्वाट की तरह डेप्थ इंपॉर्टेंट है, वो डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग पार्शियल स्क्वाट्स कर रहे होते हैं, नहीं, चाहे आप वेट थोड़ा कम कर लीजिए लेकिन मूवमेंट पूरी होनी चाहिए। ओके, सो मैंने इस नॉर्मल स्क्वाट में हैक स्क्वाट जो है इसमें मैंने अपने फुट को प्लेस किया। अगेन नॉर्मल मेरी प्लेसमेंट है, एक्स्ट्रा वाइड नहीं है, नैरो नहीं है, ये नॉर्मल स्क्वाट है। मैंने लिफ्ट किया, लॉक, अगेन सी द डेप्थ, मैं आपको डेप्थ दिखा रहा हूं। अब देखिए काफी लोग हैक स्क्वाट करते हुए क्या करते हैं, ये दिस इज नॉट हैक स्क्वाट, नो, ये एक पार्शियल स्क्वाट है, पूरा नीचे जाएगा पूरा एंड अप। अगेन ये पैरेलल है, इससे नीचे एंड अप। इसमें ध्यान के रखना है, अगर ऐसी मशीन है तो हिप आगे नहीं आना चाहिए। काफी लोगों का हिप लिफ्ट हो जाता है, नहीं, हिप को पीछे प्रेस करिए, पीछे की तरफ प्रेस करिए, नीचे एंड अप, ये मूवमेंट है। ओके, सो गाइज अगेन इस पे भी 5x5 है, यानी आपको बहुत हैवी वेट लेना पड़ेगा तभी आप वो पूरा कर पाएंगे। एडवांस एथलीट्स इसको हैवी टफ करें, इंटरमीडिएट बिगिनर्स के लिए मैंने रेप रेंज बताई थी, मूवमेंट सबकी सिमिलर रहेगी। एडवांस को मैं पूरी तरह से इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि उनकी 19-20 वेरिएशन हो सकती है, ओवर द ईयर सेट हो जाती है। बिगिनर इंटरमीडिएट्स के लिए मूवमेंट को प्रॉपर फॉलो करिए, कैसे करना है। लास्ट एक्सरसाइज जो आती है वो आती है काफ के लिए, जिसमें उन्होंने 2 एक्सरसाइज हमें दी हैं। एक है काफ रेस है, वो स्टैंडिंग ले सकते हैं, और सेकंड इज डोंकी काफ रेस। सो गाइस जो लास्ट एक्सरसाइज है लोअर बॉडी की, उनमें आता है काफ एक्सरसाइज। इसमें 2 एक्सरसाइजेज हैं। पहली है स्टैंडिंग काफ रेस, जो मैं स्मिथ मशीन पे कर रहा हूं। स्मिथ मशीन जनरली सारे जिम्स में होती है, आप इस पे कर सकते हैं। अगर प्रॉपर स्टैंडिंग काफ रेस मशीन है उस पे कर सकते हैं, अगर हैक स्क्वाट मशीन पे करना चाहे उस पे भी कर सकते हैं। अगर आप के पास कुछ भी नहीं है तो किसी भी एलिवेटेड सीढ़ी के ऊपर या किसी पटरी के ऊपर भी आप स्टैंडिंग काफ रेस कर सकते हैं। अब इस पे कैसे करनी है मैं आपको पूरी मूवमेंट दिखा देता हूं। मैंने नॉर्मल स्टैंस लिया है, मैं ज्यादा वाइड नहीं ले रहा हूं। मैंने लिफ्ट करा एंड काफ रेस में हर बार की तरह जैसे मैंने बताया है, पूरा स्ट्रेच नीचे, एक्सप्लोड अप एंड पूरा स्ट्रेच ऊपर, कंट्रोल डाउन, पूरा स्ट्रेच नीचे, एक्सप्लोड अप, स्ट्रेच ऊपर, अगेन कंट्रोल डाउन, पूरा स्ट्रेच नीचे, अप, पूरा स्ट्रेच ऊपर। सो गाइस ये थी स्टैंडिंग काफ रेस। वेट आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन रेप आपने रेपिटेशन रेंज काफी हाई दी है। इनफैक्ट सारे ओल्ड स्कूल एथलीट्स मैक्सिमम काफी हाई रेप रेंज में जो थे वॉल्यूम में काफ वर्कआउट्स किया करते थे। ओके, बिगिनर इंटरमीडिएट्स के लिए भी मैंने वेरिएशन बताई है, कैसे कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, सेट्स और रेप्स को आप वैसे फॉलो कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज फॉर लोअर बॉडी इज डोंकी काफ रेस। अब मेरे पास कोई बंदा तो नहीं है अपनी पीठ पे बिठाने के लिए, लेकिन मैं आपको मूवमेंट दिखा रहा हूं कि कैसे करनी है। ओके, डोंकी काफ रेस जब आप लोग कर रहे होते हैं, ये ओल्ड स्कूल एथलीट्स की बहुत फेवरेट एक्सरसाइज हुआ करती थी। आजकल काफी कम लोग करते हैं ये, स्पेशली मॉडर्न जिम्स वगैरह में बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन नेवरदलेस इट इज अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। इसमें एक इंसान को आप अपनी लोअर बैक पे बिठाते हैं, अपर पे नहीं, लोअर बैक पे बिठाते हैं, हिप्स के ऊपर, एंड यू टेक अ डोंकी पोजीशन। ये देखिए काफ पोजीशन ली मैंने, बेंड। अब यहां पे मेरे एक इंसान आके बैठे। ओके, जो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट्स हैं उन अगर वो नहीं बिठा पा रहे किसी को तो वो प्लेट्स भी रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कोई हेल्पर वगैरह हो। ओके, बेंड डाउन, मूवमेंट सेम रहेगी। ये जो लेग्स हैं मेरी स्ट्रेच नहीं होंगी, पूरी हल्का सा बेंड रहेगा। अगेन डाउन एंड एक्सप्लोड अप, कंट्रोल डाउन एंड एक्सप्लोड अप। डोंकी काफ रेस का एक और जबरदस्त प्लस पॉइंट ये होता है कि हैमस्ट्रिंग पे बहुत पावरफुल पुल आता है। इसमें करके देखिए, एक बार आप ट्राई करिए। सो ये जो एक्सरसाइजेस थी सारी की सारी, ये एक्सरसाइजेस थी लोअर बॉडी स्प्लिट के लिए और अपर बॉडी स्प्लिट के लिए। किस तरह परफॉर्म करना है सारा वर्कआउट डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, और इसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, आप देख सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको ये जो स्प्लिट है, इसकी फ्रीक्वेंसी, टेम्पो वगैरह सब मैंने दिया हुआ है। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।